Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 14 atmosphere. So बच्चा इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? We'll learn about composition of atmosphere. एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस अवेलेबल हैं. देन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कि हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है कैसा. ठीक कोई बात. चलो तो रिकॉल सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि लास्ट ईयर क्लास 6 में हमने देखा था कि जो नाइट्रोजन गैस है ये मोस्ट अबेंडेंट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो गैस अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कौन सी है बच्चा? नाइट्रोजन. फिर आप लोगों को नेट पे सर्च करना है, मैं इसका आंसर यहाँ पर नहीं देने वाली हूँ कि क्यों प्लांट और एनिमल दोनों के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक कोई बात. चलो बच्चा हमारी जो अर्थ है इट्स अ यूनिक प्लैनेट. वी हैव how many planets? 8 planets. We have 8 planets or 9 planets? We have 8 planets. आप लोगों ने स्टूडेंट क्लास 6 में ये भी पढ़ा होगा कि जो प्लूटो जो हमारा 9th प्लैनेट था उसे अब हम क्या बोलते हैं बच्चा? डॉर्फ प्लैनेट. तो अभी हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं? 8. ठीक हुई बात. तो उन 8 प्लैनेट्स में जो हमारा अर्थ है वो सबसे यूनिक है. अर्थ सबसे यूनिक क्यों है बच्चा? क्योंकि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. रेस्ट 7 प्लैनेट्स पे लाइफ है ही नहीं. अब लाइफ की अगर हम बात करें तो लाइफ इज क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड. अगर आपको किसी भी प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल बनानी है तो वहां पर आपको क्या क्या चाहिए पड़ेगा बच्चा? एयर, वाटर एंड लैंड. दीज all 3 elements are available on earth. That is why earth is called a unique planet. अब एटमॉस्फेयर क्या होता है स्टूडेंट्स? ध्यान रखना, ये रही हमारी अर्थ और हमारी अर्थ के आसपास एक एनवलप और ब्लैंकेट की तरह है हमारा एटमॉस्फेयर. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? ब्लैंकेट ऑफ एयर, एनवलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ सरफेस. अर्थ की सरफेस के पास जो ब्लैंकेट है, जो एनवलप है एयर का, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? एटमॉस्फेयर. अब ये गैसेस जो हैं, जितनी भी गैसेस हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर के आसपास रुकी हुई क्यों हैं? ये उड़ के ओपन स्काई में क्यों नहीं चली जाती? तो वो इसलिए बच्चा क्योंकि हमारी अर्थ के पास है ग्रेविटी. क्या है हमारी अर्थ की? ग्रेविटी, जो सारी गैसेस को अपने पास पकड़ के रखा हुआ है. चलो पढ़ें अब हम बुक में क्या लिखा है. द एटमॉस्फेयर इज एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ. अर्थ के आसपास जो एनवेलप है एयर का उसे ही हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. हेल्ड इन प्लेस बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी. वो अपनी जगह पर क्यों है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ने उसे पकड़ा हुआ है. इसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर. हमारी अर्थ के आसपास 1600 किलोमीटर तक ये जो एनवेलप है ये किसका है बच्चा? एटमॉस्फेयर का है. अर्थ के सरफेस से कितना हाइट तक? 1600 किलोमीटर तक. टू रिमेंबर इट. एंड इट मर्जेस टू ओपन स्पेस. ये किस में मर्ज कर जाता है बच्चा? ओपन स्पेस मर्ज कर जाता है. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट्स, फैक्ट फाइल में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है जो आपको याद होनी चाहिए. देखो 99% जो एनवायरमेंट, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो 99% गैसेस हैं वो शुरुआत के 32 किलोमीटर्स में ही आपको मिलेंगी बच्चा. देखो पूरा एटमॉस्फेयर की लेंथ कितनी बताई मैंने? 1600 किलोमीटर. पर बच्चा मैक्सिमम 99% गैसेस सिर्फ 32 किलोमीटर के अंदर अंदर ही आपको मिल जाएंगी. ठीक है बात. चलो ये रही अर्थ और ये रहा अर्थ का एटमॉस्फेयर. फिर से समझना, ये कितना है? 1600 किलोमीटर तक का है बच्चा. पर इस 1600 किलोमीटर में जो शुरुआत के 32 हैं यहीं पर आपको 90% गैसेस, 99% गैसेस आपको मिलेंगी. ठीक है बात. चलो अब अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो 2 मेन गैसेस हैं एटमॉस्फेयर की जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हैं. वो है एक नाइट्रोजन और दूसरी है ऑक्सीजन. तो नाइट्रोजन का परसेंट है बच्चा 78 और ऑक्सीजन का परसेंट है 21. अगर हम बोलें कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन और उससे थोड़ा सा, उससे कम क्वांटिटी में, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा कम, पर
अगर पूछा जाए कि पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सी तो गैसेस अवेलेबल है, तो क्या ही बोलोगे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यही बोलोगे ना बच्चा। नाइट्रोजन का परसेंटेज 78 है और ऑक्सीजन का 21 है। पर अब हम जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो बच्चा ये कितना हो जाता है? 99। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में 99% में तो सिर्फ कौन ही है बच्चा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब बचता है 1%। तो उस 1% में जो गैसेस हैं वो कौन सी गैसेस है बच्चा? आर्गन, नियॉन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। ठीक है बात। चलो, अब जो नाइट्रोजन है वो 78% है, जो लिविंग बीइंग की ग्रोथ में हेल्प करती है। वाई नाइट्रोजन इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग बीइंग, ईदर प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स, अस। ठीक है बात। तो वी हैव 78% ऑफ नाइट्रोजन ऑन आवर अर्थ एंड इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Then we have 21% of oxygen. Can we live without oxygen? No, not possible. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ तो नाइट्रोजन से हो रही है बच्चा, पर उनमें अगर लाइव है, वो जिंदा है, तो वो किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। और बेटा जो कंबशन होता है, जो चीजें जलती हैं, वो भी किसकी प्रेजेंस में ही जल सकती हैं बच्चा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ कंबशन, वहाँ चीजें जलेंगी भी नहीं। ठीक कोई बात। इन दो गैसेस के अलावा, अपार्ट फ्रॉम दीज टू गैसेस और इन एडिशन टू दीज गैसेस, द एटमॉस्फेयर हैज वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल। यस स्टूडेंट, वाटर वेपर भी होती हैं, डस्ट पार्टिकल होती हैं, ट्रेसेस ऑफ गैसेस होते हैं। और वो ट्रेसेस ऑफ गैसेस में कौन सी गैसेस आएंगी? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, ओजोन, मीथेन एंड फ्यू अदर। In addition to these two gases, nitrogen and oxygen, we have more gases also, like carbon dioxide, hydrogen, helium, argon, ozone, methane, and few others. We also have water vapor, dust particles in air. चलो, तो ये रहा चार्ट जिसमें आपको दिख रहा है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन और अदर गैसेस 1%। Now, structure of atmosphere. The atmosphere has layered structure. The five main layers are, atmosphere में के structure में कितनी layers है? 5 layers है। पहली layer हम पढ़ेंगे troposphere। बच्चा ये जो troposphere है ये lowest layer है अर्थ के सबसे पास। जो पहली layer है ये कितनी, कौन सी है? troposphere है। ठीक है। इक्वेटर पे इसकी हाइट होती है 13 किलोमीटर। इक्वेटर पे इसकी हाइट कितनी है बच्चा? 13 किलोमीटर। कितनी है? 13 किलोमीटर। पर वहीं पोल्स पे इसकी जो हाइट है वो कितनी है बच्चा? 8 किलोमीटर। तो क्या बात समझ में आ रही है? इक्वेटर पे इसकी हाइट आपको मिल जाएगी 13 किलोमीटर, पर वहीं पोल्स पे इसकी हाइट आपको मिलेगी 8 किलोमीटर। चलो फिर से समझने की कोशिश करना। जो लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। ये इक्वेटर पे आपको कहाँ तक मिलेगी? इक्वेटर पे इसकी हाइट जाएगी 13 किलोमीटर तक, पर वहीं पोल्स पे इसकी हाइट सिर्फ कितनी है? 8 किलोमीटर। जितना भी वेदर चेंज, वेदर फेनोमेना है वो आपको ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलेगा। भले ही वो क्लाउड फॉर्मेशन की बात हो, रेन की बात हो, स्नो की बात हो, हेल, स्ट्रॉम, लाइटनिंग, थंडर, वो सब ट्रोपोस्फेयर में ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे, जो एयर की जो डेंसिटी है वो थिनर होती जाएगी, कम होती जाएगी। देयरफॉर द टेम्परेचर ड्रॉप्स, और इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर कम होता जाता है। आप हर 165 मीटर ऊपर जाने पर देखेंगे कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड से जो टेम्परेचर था वो नीचे की तरफ आ गया, कम हो गया। ठीक हुई बात। तो जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे, हर 165 ऊपर जाने पर, हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर, सेल्सियस से टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे जैसे ये टेम्परेचर का लॉस होता है ड्यू टू इंक्रीज इन हाइट इज नोन एज लैप्स रेट। अब मैम पूछ सकती है 1 मार्क में, व्हाट डू यू मीन बाय लैप्स रेट? तो व्हाट विल यू से? द लॉस ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन हाइट, द लॉस ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन हाइट is called lapse rate. The boundary between the troposphere and the
स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपोज। बच्चा जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है और जहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर चालू हो रहा है, इसकी बाउंड्री, ये वाली जगह को हम क्या बोलते हैं बच्चा? ट्रोपोपोज। जहाँ से टेम्परेचर डिक्रीज होना खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, इसके बाद टेम्परेचर अभी डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है बात? चलो, नाउ स्ट्रेटोस्फेयर, ये जो लेयर है ये लगभग 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर से 50 किलोमीटर तक ये लेयर मिलेगी। कौन सी? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है बात? ये बहुत ही क्वाइट और सेफ जोन है फॉर एयरक्राफ्ट टू फ्लाई। एयरक्राफ्ट के फ्लाई करने के लिए ये बहुत ही क्वाइट और सेफ जोन है, क्योंकि यहाँ पर वेदर से रिलेटेड कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होते हैं, कोई लाइटनिंग नहीं होगी, कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर प्लेस है, स्पेस है, जहाँ पर आप एयरक्राफ्ट को इजीली क्या कर सकते हो? फ्लाई करा सकते हो। द टेम्परेचर इन द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसकी लोअर पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। पर जैसे जैसे आप स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब पिछला ध्यान रखना, ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे हमारा टेम्परेचर कम हो रहा था, पर स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है बात? चलो, द बैंड ऑफ ओजोन गैस इन दिस लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ठीक है, अब स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपको एक बैंड मिलेगा किसका? ओजोन गैस का, या ओजोन लेयर भी हम बोल सकते हैं। वो ओजोन लेयर हमें सेफ रखती है किससे बच्चा? सन की अल्ट्रावायलेट रेस से। किससे सेफ रखती है? सन की अल्ट्रावायलेट रेस से। बच्चा अल्ट्रावायलेट सन की रेज अगर हमें डायरेक्ट हमारी स्किन पे लगेगी तो इट कैन कॉज कैंसर। ये किसको भी कॉज कर सकती हैं? कैंसर को कॉज कर सकती हैं। तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए ओजोन लेयर को, ओजोन गैस को, जो एक अपनी पूरा के पूरा बैंड बना रही थी, पूरी की पूरी लेयर बना रही है, जो किसको फिल्टर करके भेज रही है? अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर कर दे रही है, हमारे पास तक आने नहीं दे रही है। ठीक कोई बात? चलो, तो पहली बात जो ट्रोपोस्फेयर में पड़ी थी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होगा, वहीं पे स्ट्रेटोस्फेयर में आप जितना हाइट पे जाओगे आपका टेम्परेचर उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा था कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में हमें मिली थी ट्रोपोपॉज, जहाँ से टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया था। वैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आपको क्या मिलेगी बच्चा? स्ट्रेटोपॉज। द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर, स्ट्रेटोपॉज अपर पार्ट है जो मीजोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से सेपरेट करती है। ठीक है बात? देखो, पहली स्ट्रेटोस्फेयर नहीं, पहली टोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करने वाले बैंड को हमने क्या बोला? लेयर को हमने क्या बोला? ट्रोपोपॉज। फिर ट्रोपोपॉज के पास क्या चालू हुई बच्चा? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद चालू होगी मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो लेयर है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोपॉज। ठीक, कोई बात? चलें आगे। अच्छा हाँ, ये क्या करती है बच्चा? मेसोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करती है, साथ में दूसरा काम ये भी करती है कि यहाँ से टेम्परेचर डिक्रीज होना फिर से चालू हो जाता है। ठीक है बात? अभी ट्रोपोपॉज में हमने क्या देखा था कि टेम्परेचर कम होना बंद हो जाएगा, पर यहाँ पे हम देखेंगे कि स्ट्रेटोपॉज से फिर से टेम्परेचर डिक्रीज होना फिर से चालू हो जाएगा। ठीक है बात? मेसोस्फेयर, मीजो का मतलब होता है मिडिल, तो जो मेसोस्फेयर है ये मिडिल लेयर है। किसके ऊपर होती है? स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है। इसका एक्सटेंशन 80 किलोमीटर तक मिलेगा आपको। दिस इज प्रोटेक्टिव लेयर as most of the meteors from space burnt out while passing through this layer। अब देखो, हर लेयर का एक इंपॉर्टेंट है बच्चा। वेदर नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, ट्रोपोस्फेयर में आपको वेदर मिल जाएगा। स्ट्रेटोस्फेयर नहीं होगा तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें क्या है? ओजोन लेयर है। मीजोस्फेयर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि जितने भी मीटियोर्स, जो बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े
ओपन स्काई से अर्थ के ऊपर आते हैं, इनको पूरी तरह ख़त्म करने का काम किसने लिया हुआ है? मेसोस्फेयर ने लिया हुआ है। ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमें मीटियोर से बचाती है। इस लेयर से जब तेजी से मीटियोर आते हैं तो पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, फ्रिक्शंस के कारण वो मीटियोर इस लेयर में लगभग पूरे ख़त्म हो जाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एयर इन दिस लेयर डिक्रीजेज विथ हाइट। यहाँ पर फिर यही होगा, आप जितना इस लेयर में ऊपर की तरफ जाओगे मेसोस्फेयर में, आपका टेम्परेचर कम कम और कम होता जाएगा। द मेसोपॉज इज द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर सेपरेटेड फ्रॉम थर्मोस्फेयर। जो मीजोस्फेयर होगा, जहाँ पे मेसोस्फेयर खत्म होगा, जहाँ पे मीजोस्फेयर खत्म हो रहा होगा, वहाँ पे क्या मिलेगा बच्चा आपको? मेसोपॉज। और मेसोपॉज अपर मोस्ट लेयर है मीजोस्फीयर की। ये सेपरेट करती है किससे? इसके ऊपर वाली लेयर थर्मोस्फेयर से। ठीक है बात? तो मीजोपॉज किस किस को अलग करती है? थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर। तो देखो बच्चा, डायग्राम में हम देखेंगे, ये रही हमारी ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद आएगी स्ट्रेटोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद ये रही मीजोस्फेयर, ये मीटियोर्स को ख़त्म करती है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोस्फेयर। क्या पढ़ेंगे? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर बच्चा, ये जो लेयर है ये किस हाइट तक जाती है बच्चा? 450 किलोमीटर की हाइट तक मिलेगी आपको। अर्थ सरफेस से 450 किलोमीटर ऊपर तक थर्मोस्फेयर मिलेगी। जो लोअर पार्ट है इस लेयर का, इसको हम आइनोस्फेयर बोलते हैं। लोअर पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर इज नोन एज आइनोस्फेयर, क्योंकि बच्चा थर्मोस्फेयर का जो लोअर पार्ट है जिसको हम आइनोस्फेयर बोल रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल आयॉन्स होते हैं जो हमारे रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं अर्थ के ऊपर, एंड थस फैसिलिटेट्स वायरलेस कम्युनिकेशन। अगर वायरलेस कम्युनिकेशन होता है तो उसके लिए आयनोस्फेयर ही रिस्पॉन्सिबल है। देखो, थर्मोस्फेयर की जो लोअर लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं? आयनोस्फेयर। रेडियो सिग्नल्स यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो बच्चा जो इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन से इन्हें वापस अर्थ पे भेज देंगे, और इस तरीके से वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ आयनोस्फेयर। इस लेयर में बच्चा टेम्परेचर राइज करता है रैपिडली विथ हाइट। जितना ज़्यादा आप हाइट पे जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ये अल्टरनेट चल रहा है बेटा, पहली में कम हुआ, दूसरी में ज़्यादा हुआ, तीसरी में फिर कम, चौथी में फिर से ज़्यादा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर आपको एक बात बढ़ गया, पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीजोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है। ठीक है बात, यही पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ ट्रोपोस्फेयर में हमने देखा टेम्परेचर हाइट के साथ कम हो रहा था, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ रहा था, मीजोस्फेयर में फिर कम हो रहा था, और थर्मोस्फेयर में फिर बढ़ रहा है। ठीक है बात। In this layer, the temperature rises rapidly with height. Now, exosphere. Very little is known about the uppermost layer of atmosphere. Atmosphere की सबसे uppermost layer के बारे में हमें बहुत कम पता है, क्योंकि ये कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है बच्चा? 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर रही है, और फिर किस में जाके मर्ज हो जाती है? इंटरप्लेनेटरी स्पेस में जाके मर्ज हो जाती है। द एयर, यहाँ पर एयर बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में मिलती हैं, और वो भी ट्रेसेस ऑफ लाइटर गैसेस मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा हल्की जो गैसेस होती हैं बस वही यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है बात। मैक्सिमम अगर हम सोचे कि यहाँ पर जाके हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर गैसेस यहाँ पर मिलेगी, वो भी ट्रेसेस में, और वो भी लाइटर गैसेस जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है बात। ये वो लेयर है जहाँ पर टेम्परेचर एस्टिमेट किया जाता है बियॉन्ड 5500 डिग्री सेल्सियस। चलो, नाउ इट शोज द मीटियोर्स इन द नाइट स्काई। ये मीटियोर दिखा रहा है नाइट स्काई में। डू यू नो दैट मीटियोर्स और मीटियोर्स आर अट्रैक्टेड बाय अर्थ बट रेयरली रीच इट। मीटियोर्स को अट्रैक्ट अर्थ ही करती है, पर वो अर्थ तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो मेसोस्फीयर है वो पूरी तरह, देखो ये मेसोस्फीयर रही, यहाँ से ये बहुत तेजी से आएगा तो मेसोस्फीयर लगभग इसको फ्रिक्शन के कारण पूरा खत्म कर देगी। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में कोई पहुंच पाता है, पर एकदम मीटियोर्स पहुंचे भी है, एस्टेरॉइड पहुंचे भी है। ठीक है बात। पूरे के पूरे मीटियोर इस लेयर में खत्म हो जाते हैं, इसलिए ये अर्थ तक पहुंच नहीं पाते हैं, ऑल्दो इनको अट्रैक्ट अर्थ ही करती है।
तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये मीटियोर दिखा रहा है नाइट स्काई में, हमें भी पता है मीटियोर क्या होते हैं बच्चा। तो मीटियोर होते हैं पीसेस ऑफ रॉक, नथिंग एल्स, रॉक के पीसेस होते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में जब फ्रिक्शन के साथ ऐड होते हैं तो लाइट की तरह हमें दिखने लगते हैं। अर्थ तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि हमें थैंक यू बोलना चाहिए मेसोस्फेयर को, जो उन्हें वहीं रोक लेती है। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।